हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग। तो बहुत दिनों बाद मैं एक नए वीडियो और एक नए सीरीज के साथ वापस आ चुका हूं। तो इस सीरीज के अंदर चैप्टर 0 से स्टार्ट किया गया है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक चैप्टर 1 से है, इसीलिए मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी ऑनलाइन मांगा पढ़ते हैं वो ये मत कहना कि मैंने एक चैप्टर मिस कर दिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद आया हूँ तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पे हम देखते हैं कि एमसी कोमा में होता है, और तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है और बैठ जाता है। तो अपने आसपास देखने के बाद एमसी कहता है कि ये कौन सा प्लेस है, मैं कहाँ हूँ। तभी एमसी को हॉस्पिटल के नर्स देख लेते हैं, तो वो लोग कह रहे होते हैं बिल्कुल नहीं, इस रूम का पेशेंट जाग गया है। और यहाँ पे हमें एक नेम टेग दिखाया जाता है जिसमें सियोवाना आसुमा लिखा हुआ होता है, जो कि शायद से हमारा एमसी का नाम है। तो एमसी उस नाम को देखते हुए कह रहा होता है ये तो मेरा नाम है। तो हम देखते हैं कि एमसी के पीछे डॉक्टर्स भागते हुए एमसी की तरफ आ रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि एमसी सीरियस स्टेट में था, और एमसी जिस स्टेट के अंदर था उसमें मरीज का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ये किसी टाइप का मिरेकल है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि रेनकार्नेशन स्पेल काम कर गया, और मैं उनकी भाषा भी समझ सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस वर्ल्ड के अंदर सिविलाइजेशन के लेवल को पता लगाना होगा। तो एमसी डॉक्टर से पूछता है कि प्लीज मुझे बताओ कि यहाँ का सबसे बड़ा लाइब्रेरी कहाँ पे है। तो वो डॉक्टर और नर्स दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और वो लोग डर की वजह से एमसी को कोई भी जवाब नहीं देते। तभी एमसी एक नर्स को हिप्नोटाइज कर लेता है। और गाइस सच बताऊं तो हिप्नोटाइज करने वाला पावर बहुत बेस्ट पावर होता है, क्योंकि कोई भी काम हो तुरंत हिप्नोटाइज करो और निकल जाएगा। तो चलो हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं। तो एमसी उस नर्स को हिप्नोटाइज करने के बाद लाइब्रेरी का एड्रेस पूछता है। तो नर्स बताती है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद बाएं मुड़ना और स्टेशन की तरफ 5 मिनट चलना, लाइब्रेरी मिल जाएगा। तो वो डॉक्टर हैरान होते हुए नर्स से कह रहा होता है कि तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो। तो एमसी नर्स से कहता है कि थैंक यू, क्या ये मेरा लगेज है। तो नर्स कहती है हाँ। तभी वो डॉक्टर गुस्सा हो जाता है, नर्स से कह रहा होता है कि क्यों, तुम उसे ये सब क्यों बता रही हो। तो एमसी अपना लगेज लेता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है कि रुको 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जो बस स्टैंड पे बैठा हुआ होता है। तो गाइज 1 मिनट हमें चैप्टर से थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि चैप्टर 0 को भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना होगा ताकि तुम लोगों को ज्यादा समझ में आए। तो चैप्टर 0 के अंदर होता कुछ इस तरह है कि एमसी एंशिएंट टाइम का अपने एरा में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज होता है, जिसने अकेले ही पूरे वर्ल्ड को सेव किया था। बट एमसी इतना पावरफुल था कि एमसी के किंगडम के लोग ही एमसी से डरने लगते हैं, जिस वजह से एमसी का खुद का टीममेट्स और एमसी के किंगडम के किंग मिलकर एमसी को ट्रैप कर देते हैं और एमसी को मारने के लिए प्लान बना लेते हैं। लेकिन एमसी मरते टाइम अपने डेथ को नकार देता है और एक रेनकार्नेशन स्पेल कास्ट करता है, जिस वजह से एमसी प्रेजेंट में इस बॉडी के अंदर रेनकार्नेटेड हो जाता है। तो चैप्टर 0 के अंदर इतना ही था और मैंने इसे भी एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो अब हम अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी बस स्टैंड में बैठे हुए अपने बैग को चेक कर रहा होता है। तभी एमसी के बैग से उसका फोन निकलता है। तो एमसी कहता है कि ये मेटल प्लेट क्या है। तो एमसी अपने पास में से गुजर रही एक लड़की से पूछता है कि ये क्या है। तो वो लड़की कहती है कि ये एक स्मार्टफोन है। तो एमसी अपने स्मार्टफोन को देखते हुए कह रहा होता है एक स्मार्टफोन, और उसे अभी भी समझ में नहीं आया होता है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि एमसी को अपनी करंट बॉडी का मेमोरी नहीं मिला है, वो अपने एंशिएंट मेमोरी के साथ ही है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, एंशिएंट टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज अपने पूरे मेमोरी के साथ प्रेजेंट लाइफ में आ चुका है। तो समझ ही लो इस चैप्टर के अंदर कितना ज्यादा मैजिक भरा हुआ है। तो खैर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी अपने फोन को अप्रेजल स्किल से अप्रेज कर लेता है। तो फिर एमसी कहता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक मैजिकल डिवाइस है जो कि सारे लाइब्रेरीज और उनके वीडियोस तक पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि मुझे इसे और ज्यादा चेक करना होगा। वैसे गाइज इस सीन में फोन का कैमरा दिख रहा है, तो क्या कोई कैमरा देख के इस फोन का नाम गेस कर सकता है। तो जो भी गेस कर सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिसका भी गेस मेरे गेस से सिमिलर होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। तो सीन चेंज होता है और हम मेट्रो को देखते हैं जिसमें एमसी होता है। तो एमसी सोच रहा होता है कि सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो मुझे लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इस फोन को एनालाइज किया। तो मैं इस फोन की मदद से इस वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाया, और इस मैजिकल डिवाइस की मदद से ऐसा लगता है कि इस दुनिया में दूर बैठे लोगों से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की जानकारी को भी तुरंत खोजा जा सकता है। लेकिन मेरे एरा में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है 3000 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैजिकल टेक्नोलॉजी अब रिग्रेस्ट हो चुकी है, और अब मैजिक के जगह पे साइंस नाम की चीज ने स्थान ले लिया है,
जो काफी सुविधाजनक लगता है। ये कुछ खास नहीं है, बस सस्ती तरकीबें हैं। सच में ये ह्यूमन वर्ल्ड है जिसने ओमेगा को डिफीट किया था। ये वो ह्यूमन सिविलाइजेशन है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपने लाइफ को डेंजर में डाला था। फिर सीन चेंज होता है और हमें एमसी के घर को दिखाया जाता है। तो एमसी कहता है कि तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहा करता हूँ। और तभी एमसी देखता है कि जो एमसी का बॉडी का ओनर होता है उसने अपने फैमिली के फोटो के पास फ्लावर रखे होते हैं। तो एमसी शौक होते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्या उसने अपने फैमिली को खो दिया। तभी एमसी देखता है वहाँ पे एक डायरी रखी हुई होती है। तो एमसी उस डायरी को देखता है तो उस डायरी के अंदर लिखा हुआ होता है, क्या मैं मर जाऊंगा तो ये सब इजी हो जाएगा और मेरे पास उसे पे करने के लिए पैसा नहीं है, मैं ये सब और नहीं कर सकता, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि टीचर्स भी सोचते हैं कि मैं वर्थलेस हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। तो एमसी उस डायरी को पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि इसीलिए इस बॉडी का ओनर हॉस्पिटल में था, वो एक टफ सिचुएशन में जी रहा था। फिर एमसी देखता है कि उसके फोन में मैसेज आ रहा होता है। उसमें जो एमसी के फर्स्ट बॉडी ओनर को बुली कर रहा होता है, उसने मैसेज किया होता है कि इडियट कहाँ पे हो तुम, मेरे डेब्ट्स को पे करो, तुम मेरी पंचिंग बैग हो। तो फिर एमसी अपने फोन में एक स्कूल का नाम देखता है जिसका नाम शिबुया वार्ड मेज ट्रेनिंग हाई स्कूल होता है और यही स्कूल शायद से एमसी का भी स्कूल है। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें वही स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने यूनिफॉर्म पहनकर उस स्कूल में आ जाता है। तो एमसी जैसे स्कूल के अंदर एंटर करता है, कुछ स्टूडेंट्स एमसी के पास आ जाते हैं और एमसी से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तो एमसी उन दोनों से पूछता है कि क्या मुझे स्कूल नहीं आना चाहिए था। तो वो दोनों लड़के बताते हैं कि इस टाउन में हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि तुम उन लोगों के बुली को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुमने खुद को मारने की भी कोशिश की है ना, और अभी तुम स्कूल आए हो। तभी एमसी के पास एक लड़का आ जाता है और वो चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस लड़के का नाम टेनोजी किरियो होता है। तो एमसी उस लड़के को देख के कहता है तुम तो फ्लेम किरियो हो, है ना। और हम देखते हैं कि एमसी के पीछे जो लड़के खड़े होते हैं वो लोग किरियो को देखकर डर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं किरियो को, वो कहता है कि फ्लेम किरियो, हाँ तुम्हारा टोन का मतलब क्या है, और क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि एकेडमी में वापस कभी मत आना, क्या चल रहा है, क्या मेरी मैजिक ने तुम्हें लगभग मार नहीं डाला था। और किरियो अपने फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए हंसने लगता है और कहता है कि क्या मेरी मैजिक ने तुम्हारे मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर दिया है, और क्या तुम और थोड़ा सफर करना चाहते हो मिस्टर लूजर। जो किरियो के साथी होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, वो फिर से ठीक हो जाएगा और किसी को कुछ नहीं कहेगा, तो चलो कम से कम उसे भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। तो उसका दूसरा साथी कहता है कि या फिर उसे हम कुछ क्रेडिट्स देने के लिए कहे। तो फिर वो लोग एमसी से कहने लगते हैं कि अपनी जान बचाना है तो फिर हमें पे करो। तो एमसी उनसे कहता है कि मैं पे नहीं कर सकता, और एमसी सोचने लगता है कि ये फ्लेम किरियो नहीं है, ये तो उसका डिसेंडेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। फिर एमसी अपने माना को एक्टिवेट करते हुए सोचने लगता है कि तो फिर चलो टेस्ट करते हैं कि इस बॉडी के अंदर कितना माना है। और फिर हम किरियो को देखते हैं जो अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर रखा होता है। तभी एमसी अपने पंच के अंदर अपने सारे माना को इकट्ठा करता है और एक जोरदार पंच किरियो के फेस पे मार देता है। और इस चीज को देखकर तो सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। तभी किरियो के जो साथी होते हैं वो लोग एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि ठीक है, इस बॉडी के अंदर जितना माना है वो मेरे लिए काफी है। और हम देखते हैं कि किरियो के सभी साथी एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन एमसी बहुत इजीली उन सभी को डॉज कर रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि इस बॉडी का रिएक्शन स्पीड भी काफी अच्छा है, लेकिन इस बॉडी के माना आउटपुट के बारे में क्या। और तभी एमसी अपने हाथ से अपने बॉडी के माना को शूट करता है, जिस वजह से किरियो के जो साथी होते हैं वो सभी हवा में उड़ जाते हैं। और ये सब देखकर वो स्टूडेंट्स जो किरियो को सपोर्ट कर रहे थे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जो किरियो के साथी हवा में उड़ रहे होते हैं वो सभी उनके ऊपर ही गिर जाते हैं। तभी हम किरियो को देखते हैं जो कि अपने मॉडर्न मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और एमसी के ऊपर हेल फायर कैनन का अटैक कर देता है। तो हम स्टूडेंट्स को देखते हैं वो सभी डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये स्पेल तो यहाँ पर बैन है, फिर ये स्पेल का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। और फिर वो लोग एमसी से कह रहे होते हैं कि भाग जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। तभी किरियो चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि तुम मर जाओ। और तभी हम एमसी को देखते हैं एमसी एक ही जगह पे खड़ा होता है और किरियो का अटैक एमसी को लगने ही वाला होता है कि एमसी अपने इनहेलेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है। और एमसी की मैजिक को देखकर पूरा स्कूल शॉक हो जाता
जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि किरियो का जो फ्लेम होता है वो सभी राख में बदल जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, उसकी फ्लेम्स राख में बदल गई। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी रनिंग करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। और एमसी मन ही मन सोच रहा होता है कि वक्त है अब फिटनेस टेस्ट का। और तभी हम देखते हैं कि एमसी वहां से भागने लगता है और एमसी बहुत तेजी से किरियो की तरफ जाने लगता है और एमसी के बॉडी से माना भी रिलीज हो रहा होता है, जिस वजह से एमसी के रास्ते में जो भी आ रहा होता है वो सभी हवा में उड़ जा रहे होते हैं। और किरियो भी एमसी को आते हुए देख कर डर रहा होता है और किरियो हैरान होते हुए कह रहा होता है कि एमसी जैसे लूजर ने ऐसा किया, उसने हमारे जैसे इलाइट स्टूडेंट को हरा दिया। तभी किरियो फिर से गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे जैसे इलाइट स्टूडेंट उस कचड़े से बहुत अच्छे हैं। और किरियो फिर से मॉडर्न मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से किरियो के पूरे बॉडी में फ्लेम्स आ जाती है। तो एमसी किरियो के मैजिक को देखकर थोड़ा शौक होता है और कहता है कि मैं इस मैजिक को मेरे एरा से ही जानता हूँ। भले ही किरियो के डिसेंडेंट्स बेकार हो, लेकिन उनकी पोटेंशियल मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि किरियो बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के तरफ आ रहा होता है और किरियो एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और तभी हम देखते हैं कि किरियो एमसी को पंच करने वाला होता है, तो लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी किरियो को पंच कर देता है और एमसी के एक ही पंच से किरियो का पूरा मैजिक डिसअपियर हो जाता है, जिस वजह से किरियो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी किरियो के फोरहेड पे एक छोटा सा स्नैप करता है, जिस वजह से किरियो गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी ने अपने सारे बुलीज से अपना बदला ले लिया है और ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। तभी एमसी सोच रहा होता है कि तो ऐसा ही है, इस बॉडी का माना बहुत अमेजिंग है, लेकिन इस बॉडी में स्टेमिना बहुत कम है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। एमसी क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि तो अब मैं उसकी जगह पे रह रहा हूँ। सोच रहा होता है कि चाहे मैं जिस भी जगह पे रहूं, मैं फिर से अपने आप को अपमान करने के लिए एक्सपोज नहीं करूंगा। और उन लोगों के डिसेंडेंट्स जिन्होंने मेरे पास्ट लाइफ में मुझे मारा था, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी एमसी एक गैजेट को देखता है और थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि वो क्या है। तो फिर एमसी की एक क्लासमेट जिसका नाम लिली होता है, वो एमसी से बताती है कि ये एक स्मार्ट रॉड है, ये एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जो तुम्हारे मॉडर्न मैजिक को जल्दी से एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है, मतलब कि मॉडर्न मैजिक साइंस और मैजिक का एक मिक्सचर है। फिर टीचर सबसे कहते हैं कि तो फिर चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, आज हम मॉडर्न मैजिक के थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। अब एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है और कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि मेरे एरा के मैजिक स्पेल्स को एंशिएंट मैजिक कहा जाता है और जो लोग एंशिएंट मैजिक की प्रैक्टिस करते थे वो लोग अब इंस्टेंट हो चुके हैं। अब साइंस में एडवांसमेंट के कारण मॉडर्न मैजिक ही सबका स्टैंडर्ड बन चुका है। लेकिन मॉडर्न मैजिक काफी दिलचस्प है। मॉडर्न मैजिक उन थ्योरी और सिस्टम से बनाया गया है जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन रुको, क्या होगा अगर मैं मॉडर्न मैजिक की थ्योरी को एंशिएंट टाइम के मेरे मैजिक स्पेल्स के साथ कंबाइन कर दूं? शायद ये पूरी तरह से एक नया स्पेल बन जाएगा। मैं एंशिएंट टाइम के सबसे अच्छे मैजिक्स को लूंगा जिसमें मैंने मास्टर्स की है और जिस मॉडर्न मैजिक का मैंने अच्छे से एनालाइज नहीं किया है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं अपना एक हाइब्रिड मैजिक बना सकता हूँ। तो फिर एमसी देखता है कि उसके क्लासरूम से टीचर चले गए होते हैं। तो फिर एमसी लिली से पूछता है कि क्या आज का क्लास खत्म हो गया? तो लिली कहती है कि नहीं, अभी नहीं। और फिर लिली एमसी को बताती है कि आज मंथली एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, तो सभी लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे? तो एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है। तभी लिली एमसी से उसका नाम पूछती है, तो फिर एमसी उसको अपना नाम बताता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम प्लेग्राउंड में देखते हैं टीचर सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं चलो हम मंथली एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फिर टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के रिजल्ट तुम सभी के एट्रीब्यूट को मैच के तौर पर डिसाइड करेगा। तो सभी लोग आज के टेस्ट को सीरियसली दो। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी लिली से एट्रीब्यूट के बारे में पूछने लगता है। तो फिर लिली एमसी को एट्रीब्यूट्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो फिर लिली बताती है कि मॉडर्न मैजिक में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें कलर से डिनोट किया जाता है। फायर मैजिक को रेड से दर्शाया जाता है, वाटर मैजिक को ब्लू से और डार्क मैजिक को ब्लैक से। और इसी तरह तुम अपने बॉडी में माना सर्किट के अंदर माना को चैनल करते हो स्पेल्स को कास्ट करने के लिए। लेकिन
सर्किट की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग एक ही एलिमेंट में फंसे हुए रहते हैं और ये चॉइस तुम्हारी स्पेशलाइजेशन को डिटरमाइन करता है। तभी टीचर एमसी को बुला लेते हैं। तो फिर एमसी टीचर के पास जाता है तो टीचर गुस्सा होते हुए एमसी से कहते हैं कि तो तुम कौन सा एलिमेंट चुनना चाहोगे। एमसी टीचर से कहता है कि मैं बिना एलिमेंट्स के ही ठीक हूँ। तो टीचर शौक होते हुए कहता है कि क्या। तभी एमसी भी थोड़ा रूड होते हुए टीचर से कहता है कि क्या आपने सुना नहीं, मेरा एलिमेंट चुनने में कोई भी इंटेंशन नहीं है। फिर एमसी का टीचर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम अपने टीचर का मजाक उड़ा रहे हो। तो सभी स्टूडेंट्स एमसी को कह रहे होते हैं तो फिर क्या वो नीट चुन रहा है। तो सभी लोग कह रहे होते हैं कि एमसी एक हानिकारक एलिमेंट को चुन रहा है। तो एमसी भी नीट सुन लेता है और वो सोच रहा होता है कि नीट, मान लेते हैं कि नीट का मतलब कलरलेस होता है, लेकिन वो लोग पॉइंट को मिस कर रहे हैं। बेस ग्रोथ पाथ को चुनना एक बेवकूफ भरा काम है। अगर तुम अपनी माना का पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें कलरलेस रहना चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हें फ्रीडम मिलती है किसी भी एलिमेंट को अडेप्ट करने की। तो फिर हम एमसी के टीचर को देखते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम जैसे क्रिमिनल ने भी इस एकेडमी में एनरोल क्यों किया। और फिर एमसी का टीचर एमसी के तरफ माना रोड का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि क्या तुम फिर से चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। और तभी एमसी याद करता है कि उसके बॉडी ओनर ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि यहाँ तक कि टीचर्स भी सोचते हैं कि मैं वर्थलेस हूँ। और इस टीचर के बिहेवियर से यही समझ में आ रहा है कि ये टीचर भी एमसी को बुली किया करता था। और फिर वो टीचर एमसी से कहने लगते हैं कि नीट्स के पास कोई एलिमेंट्स भी नहीं है और कोई ऐसा स्पेल्स भी नहीं जो बिना किसी एलिमेंट के काम करे। का मतलब ये है कि नीट्स के पास 0 ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तुम जानते हो है ना। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्रेश सिस्टम में एलिमेंट का क्या मतलब होता है। तो फिर एमसी अपने टीचर से कहता है कि सचमुच में मुझे लगता है कि नीट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फिर एमसी का टीचर गुस्सा होते हुए एमसी से कहता है कि क्या। तभी एमसी अपने टीचर से कहता है कि क्यों ना हम इस थ्योरी का एक मॉक बैटल से डिसाइड करते हैं। मैं साबित करूंगा कि नीट्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और ये सुनकर पूरी क्लास का स्टूडेंट शॉक हो जाता है। फिर हम एमसी के टीचर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एमसी से कहते हैं कि तुम मुझे फाइट के लिए चुनौती दे रहे हो। और तभी टीचर गुस्से में सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आज हम प्लान चेंज करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा बल्कि हमारे बीच में मॉक बैटल होगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ये डुअल मेरे और उसके बीच में होने वाला है। और वो एरोगेंट जिसने अभी कहा कि नीट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हम लिली को देखते हैं। लिली टेंशन लेते हुए सोच रही होती है कि नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन, इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर पूरे फैकल्टी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब एमसी का बच पाना मुश्किल है। और तभी हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट हो जाता है और एमसी के टीचर एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना, मॉक डुअल में हमेशा चोट लग जाती है, तो इसके बारे में बाद में मत रोना। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी एकदम काम खड़ा होता है और अपने टीचर को कहता है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको पहले अपने बारे में चिंता करना चाहिए। और हम देखते हैं कि टीचर इसे सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर टीचर एक स्टूडेंट से कहते हैं कि जल्दी करो, डुअल स्टार्ट करने का सिग्नल दो। तो फिर वो स्टार्ट करने का सिग्नल दे देता है। तो फिर हम देखते हैं कि वो टीचर एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो टीचर कह रहे होते हैं कि इस पूरे एकेडमी में सिर्फ मैं ही हूँ जो मल्टीपल एलिमेंट्स को हैंडल कर सकता है। तो फिर वो टीचर मॉडर्न मैजिक ब्रेस बॉम्ब का अटैक एमसी के ऊपर कर देता है और साथ ही थंडर लेंस का भी अटैक करता है। और हम देखते हैं कि एमसी की तरफ वो दोनों एलिमेंट्स के अटैक जाने लगते हैं, लेकिन एमसी अभी भी अपनी जगह पे काम खड़ा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी अपने चारों तरफ माना शील्ड बना लेता है, जिस वजह से वो टीचर का अटैक एमसी को नहीं लगता है। और ये देखकर वो टीचर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी कहता है मल्टीपल एलिमेंट्स। हाँ, तभी वो टीचर सोच रहा होता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी वो टीचर एमसी के ऊपर और भी अटैक कर देता है और कहता है कि इसे संभालो। तो एमसी इस अटैक को भी एक ही हाथ से रोक देता है। तो हम देखते हैं कि वो टीचर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे खड़े सारे स्टूडेंट भी शॉक हो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर फिर से फायर एलिमेंट के साथ एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी अपने हाथ में अपने माना को चार्ज करते हुए अपने टीचर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिस वजह से एमसी का टीचर डर जाता है और एमसी को कहता है कि नहीं, मेरे और करीब मत आना। और वो टीचर एमसी की तरफ माना रोड को आगे कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने हाथ से माना रोड को पकड़ लेता है और फिर एमसी अपने हाथ में अपने माना को चार्ज करते हुए अपने टीचर के शोल्डर पर रख लेता है। और फिर एमसी डराते हुए अपने टीचर को कहता है कि सबको बताओ कि तुमने अभी तक मेरे साथ क्या क्या किया है। तो वो टीचर भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी एमसी अपने टीचर से कहता है कि तुमने अभी तक बहुत भयानक काम किए हैं, अगर तुम सबके सामने कन्फेस नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें धूल में
बदल दूंगा। और ये सुनकर तो एमसी का टीचर पूरी तरह से डर जाता है। तो फिर वो टीचर भी कहता है कि ठीक है मैं सबसे कह दूंगा। तो फिर वो टीचर सबसे कह रहे होते हैं कि जब भी एमसी को पहले बुली किया जाता था मैं दूसरे रास्ते पे चला जाता था और वो लोग एमसी को खुद ही मारना बंद कर देते थे। इसी तरह उस टीचर ने अब तक जो भी किया था वो सभी सारे स्टूडेंट के सामने कन्फेस कर लेता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो हम इस बारे में हेडमास्टर को रिपोर्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो टीचर एमसी के सामने अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तो फिर एमसी उस टीचर से कहता है कि तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है, एक नीड से हारने का फीलिंग कैसा होता है। फिर सीन चेंज होता है तो हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स एमसी से बात करने के लिए हिचकिचा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, आज वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि इसी के साथ आज का क्लास खत्म हुआ तो इस मामले में। और तभी एमसी लिली से बात करने लगता है तो लिली भी शॉक हो जाती है और ब्लश करते हुए सोच रही होती है क्या वो मुझसे बात कर रहा है। तो फिर एमसी लिली से अपनी मदद के लिए थैंक यू कहता है। तो हम लिली को देखते हैं, लिली बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और फिर एमसी लिली के करीब चला जाता है और कहता है कि इसीलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी। तो हम देखते हैं कि लिली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तभी क्लास की बाकी लड़कियां भी खुश हो रही होती है। तभी लिली एमसी को यस कह देती है और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिली एमसी को पूरे स्कूल में टूर करवा रही होती है, जैसे कि फैकल्टी बिल्डिंग और एक्टिविटी क्लब का बिल्डिंग दिखा रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी और लिली इसी तरह घूमते हुए स्कूल के बाहर आ जाते हैं। तो फिर एमसी लिली से कहता है कि तो इस तरह से सब चल रहा है तो मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे बाहर जाने के लिए कहा था और तुम्हें थैंक यू, तुम्हारे वजह से मुझे एकेडमी में बहुत अच्छे से घूमने को मिला। तो लिली कहती है कि नहीं चिंता मत करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मन ही मन सोच रही होती है कि बाहर जाने का मतलब ये था क्या, मैं अपनी उम्मीद बढ़ाकर खुद को बेवकूफ जैसा महसूस करवा रही हूँ। और तभी लिली अचानक से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि उम्मीदें जागने लगी है, इसका मतलब वो नहीं था। और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। तो फिर एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। तो लिली शर्माते हुए कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर आखिर में लिली एमसी को मैजिक एनालाइज रूम के पास ले आती है और बताती है कि इस एकेडमी ने सबसे ज्यादा एफर्ट इस बिल्डिंग को बनाने में दिया है। और फिर लिली बताती है कि स्टूडेंट भी इसका यूज कर सकते हैं लेकिन उन्हें पहले अप्लाई करना होगा। तो एमसी उस मैजिक एनालाइज रूम को देखते हुए कहने लगता है कि अच्छा मैं समझ गया, तो हम यहाँ पे अपने टूर को रोक सकते हैं, मैं इसे अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तो लिली शौक होते हुए कहती है कि नहीं कोई बात नहीं। और लिली थोड़ा सा अपसेट हो रही होती है। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके लिए तुम्हें रीपे जरूर करूंगा। तो फिर लिली भी शर्माने लगती है और एमसी से पूछती है कि क्या तुम सचमुच में सीईओ का हो। तो एमसी कहता है कि माफ करना लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया। तो लिली कहती है कि आज तुम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन की तरह लग रहे हो। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं कल तक कोमा में था, इसीलिए ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरीज थोड़ी धुंधली हो चुकी है, तो तुम्हें टेंशन में डालने के लिए मुझे माफ कर देना। और एमसी सोच रहा होता है कि ये काफी तेज है लेकिन मैं अपने प्लान पर टिका रहूंगा और उसे पूरा करूंगा। तो फिर हम लिली को देखते हैं, लिली भी स्माइल करते हुए एमसी से कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मुझे इतना अजीब सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तो फिर एमसी वहाँ से मैजिक एनालाइज रूम की तरफ जाने लगता है और लिली से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो लिली भी कहती है हाँ ठीक है और वो भी चली जाती है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी मैजिक एनालाइज रूम के पास चला जाता है और उस गेट को ओपन करने के बाद मैजिक एनालाइज रूम के अंदर चला जाता है और अपने एंशियंट मैजिक को एनालाइज करने की कोशिश करने लगता है। तो फिर एमसी के सामने बहुत सारे विंडोज ओपन हो जाते हैं। तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है इन सारे इक्विपमेंट के साथ ये सब पॉसिबल हो सकता है, मैं एक न्यू ओरिजिनल मैजिक का डेवलपमेंट कर सकता हूँ जो एंशियंट मैजिक को मॉडर्न मैजिक के साथ मिलाता है। और फिर एमसी उस रूम से बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं कल सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने के लिए अप्लाई करूंगा। लेकिन जैसे ही एमसी वहाँ से जाने लगता है तभी और एक लड़का एमसी को रोक लेता है। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मन ही मन सोचता है कि मुझे इसकी प्रेजेंस फील भी नहीं हुई। तो वो लड़का बताता है कि मैं S4 से इजुया काताकुरा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसका मतलब S4, इसका मतलब ये कि मैं एकेडमी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हूँ। मैंने सुना कि तुमने किरियो को हराया जो S4 का एक मेंबर था, और इतना ही नहीं मैंने सुना कि तुम इलाइट स्टूडेंट भी नहीं हो और साथ ही साथ तुम्हारे पास कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। तो मैं बस बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि इसका मतलब क्या है। लेकिन सच कहूँ तो फिर मैं किरियो के कामों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो फिर मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे हम दोस्त बन जाए। और फिर काताकुरा कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ
कि आज से हम दोस्त बन जाएं और अपना हाथ आगे कर देता है। तो हम देखते हैं कि एमसी उसका कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन काताकुरा फिर से कहता है कि मुझे बहुत खुशी होगी। तो एमसी भी कहता है कि हाँ ठीक है और उसके साथ हाथ मिला लेता है। तो काताकुरा कहता है कि नहीं, सारी खुशी मेरी है। और तभी एमसी को फील होता है कि काताकुरा ने एमसी के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया है। एमसी सोचने लगता है कि क्या उसने मुझ पर कोई वीक मैजिक कर दिया है। नहीं, ये तो एक ट्रैकिंग स्पेल है। फिर एमसी काताकुरा को देखते हुए सोच रहा होता है कि मॉडर्न मैजिक का इतना नेचुरली बिना किसी स्मार्ट रोड का इस्तेमाल करना, काताकुरा उसने कहा था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वो विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। फिर काताकुरा वहां से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी अपने हाथ को देखने लगता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग, तो फिर ठीक है, और स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी फैकल्टी रूम के अंदर होता है, जो कि शायद से मैजिक एनालाइज रूम के लिए अप्लाई कर रहा होता है। तो टीचर एमसी से कहती है कि ठीक है, तुम्हारा रिजर्वेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, तुम आज 1 घंटे यानी कि 3 बजे से 4 बजे तक सही रहेगा। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है, लेकिन एमसी कुछ सोच रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि स्कूल के बाद मुझे मैजिक एनालाइज रूम में जाना है, लेकिन वहाँ के इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा हाईटेक दिखते हैं, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे अभी एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर मैं कंसंट्रेट कर सकूं और मुझे कुछ टाइम भी चाहिए। और फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी एंशिएंट मैजिक के ग्रैंड पैनल का यूज कर रहा होता है। तो फिर एमसी बताता है ये एंशिएंट मैजिक का एक फॉर्म है जो मैं अपने एरा में जीने के वक्त इस्तेमाल किया करता था। तो मैजिक एनालाइज रूम के अंदर भी सारे इक्विपमेंट्स इसी तरह के हैं और तुम एटमॉस्फेयर से माना लेते हो और इससे तुम्हारे बॉडी के अंदर माना फार्म होता है। और एक बार जब तुम ये डिटरमाइन कर लो कि तुम कौन सा मैजिक एक्टिवेट करना चाहते हो, तो फिर तुम अपने रिफाइन माना को फार्म माना के अंदर ट्रांसफर करने लगते हो। और मैजिकल सर्कल ही वो फॉर्मेट है जो फिक्स्ड पैटर्न में इसे प्रोसेस करता है। और एक मैजिकल सर्कल की प्रिसेप्शन और ब्यूटी वो प्रोपोर्शनल होती है मैच के स्किल के हिसाब से। माना फ्लो मैजिकल सर्कल से होते हुए गुजरता है जो डिजाइन कास्टर ने डिजाइन की है, और जब वो वहां से रिलीज किया जाता है तो फिर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल चुने हुए लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसा है क्योंकि जिनके पास मैजिकल टैलेंट नहीं है वो अपने बॉडी के अंदर माना को रिफाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मॉडर्न एरा में चीजें अलग है। इंटरनल माना फ्रेम और एक्सक्यूशन माना फ्रेम इन्हें ऑर्गन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है जिन्हें माना सर्किट कहते हैं, और ये सब स्मार्ट रॉड नाम के डिवाइस की मदद से किया जाता है। और ऐसा लगता है कि वो लोग ऑटोमेटिकली माना सर्किट के अंदर माना को इंजेक्ट करते हैं और इससे आर्टिफिशियली मैजिकल सर्कल कास्ट हो जाते हैं, जिससे कि मैजिक को एक्टिवेट किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फिर वो लोग और भी ज्यादा जनरलाइज्ड प्रोसेस बनाए हैं, इससे बिना किसी भेदभाव के हर पर्सन मैजिक को एक्टिवेट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैजिक के प्रोसेस में मैनिपुलेशन की वजह से एंशिएंट मैजिक के मुकाबले मॉडर्न मैजिक कमजोर हो गई है। और हाँ, ये भी होता है कि अगर तुम्हारा स्मार्ट रोड ले लिया जाए तो फिर तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है, अब मैं समझता हूँ। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरा टारगेट है एक हाइब्रिड मैजिक को डेवलप करना जो एंशिएंट मैजिक और मॉडर्न मैजिक का मिक्स वर्जन हो। और ऐसा करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले मॉडर्न मैजिक में हाईएस्ट लेवल तक मास्टर्स करना होगा। मैं सभी एट्रीब्यूट्स पर मास्टर हासिल करूंगा। तो फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी एक क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो एमसी कहता है कि मुझे ये क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, और फिर एमसी उस कंप्यूटर से कहता है कि मेरी थ्योरी हाइब्रिड मैजिक के कैलकुलेशन को कीजिए। फिर एमसी सारे सेटिंग्स करने के बाद कहता है कि ठीक है, तो मुझे लगता है कि इससे काम चल जाएगा। और फिर हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, उसमें प्रोसेस होने लगता है। तो एमसी कहता है कि ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक मैं कुछ पीने के लिए खरीदने जा रहा हूँ। तभी एमसी रूम की गेट की तरफ देखने लगता है और वो गेट थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो गेट अपने आप ही खुलने लगता है और उसकी दूसरी तरफ से बहुत ज्यादा लाइट आने लगती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहीं से गिरने लगता है और शायद से उस गेट के अंदर एक टेलीपोर्टेशन
प्रिसिशन मैजिक लगा हुआ था। एमसी सोच रहा होता है कि ये तो इनक्रेडिबल है, मॉडर्न मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक अटैक जो कि एरिया ऑफ इफेक्ट टाइप का है, लेकिन कहां से मेरी पकड़ से बच निकलने के लिए। और तभी एमसी याद करता है कि कल एमसी ने काताकुरा से हाथ मिलाया था और उसने एमसी के ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया था। तो फिर एमसी भी कहता है कि हाँ ये कल वाला ही है। वो तुरंत ही अपना फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने जा रहा है। तो फिर एमसी सोचने लगता है कि क्या यही उसका मतलब था मिलजुल के रहने से। तो एमसी भी कहता है कि बहुत अच्छा, मैं तुम्हें हमारे पास्ट लाइफ से हर चीज सिखाऊंगा था। वो सचमुच में मुझे स्काई में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। ये एक रिकॉग्नाइजेशन अल्टरिंग स्पेल होना चाहिए जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्काई से गिर रहा हूँ। ये एक हाईली ओरिजिनल मैजिक है, बिल्कुल ईसाया की तरह। 3000 साल बाद भी वो नहीं बदला है। लेकिन अगर मैं इसी तरह स्काई से गिरता रहा तो फिर क्या हो जाएगा। तभी एमसी थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो एक आर्टिफिशियल मैजिक बीस्ट है जो ईसाया बनाया करता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी की तरफ कुछ मैजिकल बैट्स आने लगते हैं। तो फिर एमसी उनके ऊपर अटैक कर देता है और एमसी कहता है कि इस स्पीड से तो मैं डिफेंसिव सिचुएशन में फंस जाऊंगा, मुझे कास्टर का लोकेशन ढूंढना होगा। तभी एमसी एक ब्लास्ट करता है जिस वजह से सभी मैजिकल बीस्ट वहां से गायब हो जाते हैं। और एमसी कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरे गिरने की स्पीड को कम करने के लिए डी एक्सेलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी एमसी फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि एमसी की तरफ बहुत बड़े बड़े कांटे वाले बॉल आने लगते हैं। तो एमसी सोचने लगता है कि अगर मैं किसी भी तरह के काउंटर मैजिक का इस्तेमाल करूं तो फिर क्या उसके रिस्पॉन्स में कोई और मैजिक एक्टिवेट हो जाएगा। तभी एमसी एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है और उन सभी बॉल को ब्लास्ट कर देता है। और एमसी कहता है कि मुझे सबसे पहले इन सभी बॉलों को डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि वो सब मेरी चेन एक्सप्लोजन का कारण बने। लेकिन इस डी एक्सेलरेशन की स्पीड की वजह से मेरे पास उतना अटैक करने का टाइम नहीं है। लेकिन तभी एमसी फिर से शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है कि वेदर चेंज हो गया है और अब एमसी स्पेस की तरफ गिरने लगता है। तो एमसी कहता है कि ये तो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी वातावरण ना हो। तभी हम काताकुरा को देखते हैं जो स्माइल करता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी सन के पास पहुंच जाता है। तो फिर एमसी भी थोड़ा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि एक के बाद एक चीज आ रहे हैं, क्या इसका कोई अंत नहीं है। फिर एमसी शांत होता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करने लगता है और हम देखते हैं कि एमसी की तरफ जितने भी ऑब्स्टेकल आ रहे होते हैं एमसी उन सभी को एक ही बार में ब्लास्ट कर देता है। और एमसी कहता है कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल। और तभी एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। तो फिर एमसी कहता है कि इस लेवल पर बड़े अटैक करने पर इंटरसेप्ट करना इजी हो जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये जगह पूरी तरह से शून्य है, यहाँ पे हवा एक जरा सा भी नहीं है। तो इस तरह से अंत में मेरा दम घुटकर मेरी मौत हो जाएगी। ये मैजिकल प्लेस, इसकी कंस्ट्रक्शन सचमुच में बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल एक मेज की आर्ट की तरह। तो काताकुरा की तरह सुंदर चीजों से प्यार करने के लिए। लेकिन यही कारण है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। और उसके पर्सनैलिटी को जानने के बाद मुझे पता है कि वो मेरे डेथ का विटनेस बनेगा। ये दूसरे शब्द में कहूँ तो ये दूर से कंट्रोल करने वाला ऑटोनोमस स्पेल नहीं है, वो पास में ही कहीं होना चाहिए और कहीं से वो मुझे देख रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक छोटा सा होल होना चाहिए, मैं उस क्रैक को जरूर ढूंढूंगा। और तभी एमसी कंसंट्रेट करने लगता है तो हम काताकुरा को देखते हैं जो कि सोचने लगता है कि एमसी ने रेसिस्ट करना बंद कर दिया है। फिर काताकुरा स्माइल करते हुए कहता है कि लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने ब्रश को पेंटिंग करने से रोक लूं। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन एमसी अभी भी कंसंट्रेट कर रहा होता है। एमसी सोच रहा होता है कि मैं अपने स्टोर माना फ्रेम के माना को चैनल कर रहा हूँ। और तभी एमसी के बॉडी में जितना भी माना स्टोर होता है एमसी एक साथ सबको रिलीज कर देता है। इससे एमसी के आसपास बहुत सारे मैजिकल स्पेल कास्ट हो जाते हैं जिसे देखकर काताकुरा भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी एमसी डिटेक्ट करता है कि एमसी के आसपास बहुत सारे सन टाइप के फायरबॉल होते हैं और एमसी बताता है कि मैं लगातार अपने मैजिकल सर्कल को एक्सपेंड कर रहा हूँ जिससे कि मुझे वो क्रैक जल्दी मिल जाए। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के तरफ बहुत सारे फायरबॉल आने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि एमसी फिर से कंसंट्रेट करने लगता है। तभी हम काताकुरा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वापस से हम एमसी को देखते हैं और एमसी एक मैजिकल सर्कल कास्ट करता है जिससे कि वो स्पेस टूट जाता है और शायद से यही था वो क्रैक जिसे एमसी ने ढूंढ लिया था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी वापस से अपनी मैजिक एनालाइज रूम में आ जाता है। फिर एमसी सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वो सचमुच में एक
एक रिकॉग्नाइजेशन अल्टरिंग मैजिक था। तभी एमसी अपने रूम का विंडो ओपन करता है और विंडो से बाहर फ्लाई करते हुए टेरिस पे चला जाता है। तो एमसी देखता है कि काताकुरा भी टेरिस पे बैठकर वो मैजिक स्पेल कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि काताकुरा भी एमसी को देख लेता है, लेकिन काताकुरा एमसी को कुछ भी नहीं कहता है। तो एमसी काताकुरा से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर एमसी टेरिस पे आ जाता है और कहता है कि तुमने मुझ पर स्पेल कास्ट किया था, है ना? तो काताकुरा एमसी के कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एमसी काताकुरा की तरफ जाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे हार्म करने की कोशिश क्यों करोगे? तभी काताकुरा और एमसी दोनों एक दूसरे को सीरियस होते हुए देखने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि काताकुरा भी एमसी की तरफ आने लगता है और काताकुरा कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। तभी हम देखते हैं कि काताकुरा अचानक से स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुमने सब कुछ पहले से ही इमेजिन कर लिया था, है ना? तुमने ब्रेक थ्रू इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया और बिना चांट किए लेविटेशन मैजिक का भी इस्तेमाल किया। सचमुच में ये बहुत अच्छा था। तुम बहुत इनक्रेडिबल हो। क्या तुम ये जानते हो, तुम जिस तरह से मैजिकल सर्कल का इस्तेमाल करते हो ये सचमुच में अनबिलीवेबल है। वो बहुत सुंदर होता है सचमुच में, लेकिन ये सब नहीं है। तुम्हारा इनहिलेशन मैजिक वो तो सचमुच में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला मैजिक है। मुझे तुम्हारे मैजिक सर्किट को समझना अच्छा लगेगा। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उसके कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तो काताकुरा कहता है कि लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ वो पॉइंट है जब वास्तव में कुछ सुंदर नष्ट हो जाएगा। और तभी काताकुरा अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो थोड़ा शौक होता है और कहता है कि धिक्कार है, मैं फिर से मैजिक साइंस को समझने में फेल हो गया। सचमुच में ये तो बहुत अच्छा है काताकुरा। और तभी हम देखते हैं कि काताकुरा अपना अटैक रेडी कर रहा होता है और काताकुरा एमसी के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसका नाम मॉडर्न मैजिक सिमेटर फॉल होता है। तो हम देखते हैं कि एमसी की तरफ बहुत बड़े बड़े नीडल्स आने लगते हैं और काताकुरा बताता है कि ये विंड मैजिक का मैनिपुलेशन है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन साइट के सामान को मैं उनके साइड से यहाँ तक फ्लोट करके ला पाया। और हम देखते हैं कि काताकुरा उन सभी रॉड्स को एमसी की तरफ फेंक देता है, लेकिन एमसी उन सभी रॉड से डॉज करने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को उनमें से कुछ रॉड लग जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी ने एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर दिया था, जिसके वजह से वो रॉड एमसी के मैजिकल सर्कल से टकरा जाता है और एमसी बच जाता है। तो काताकुरा कहता है कि ये बहुत क्लोज था, मैं सचमुच में देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कितनी देर तक रोक सकते हो। तभी एमसी कुछ चेंज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि काताकुरा इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सारे इलेक्ट्रिक वायर्स एमसी की तरफ आने लगते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स भी एमसी की तरफ आने लगते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी उसने किसी तरह से डॉज कर लेता है और एमसी सोच रहा होता है कि उसका प्लान है मुझसे जीतने का और मेरे भागने के लिए कोई भी जगह मत छोड़ो। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के चारों तरफ बहुत सारे रॉड और इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, जिस वजह से एमसी का हिलना भी मुश्किल हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी एक अटैक करता है, जिस वजह से एमसी के आसपास जितने भी सामान थे वो सभी उड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन तभी काताकुरा अपने विंड मैजिक की वजह से उन सभी सामान को फिर से एमसी की तरफ फेंक देता है। तो एमसी उन सभी से किसी तरह बच जाता है। तो काताकुरा एमसी को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत आसानी से अपने लिमिट्स तक पहुंच गए हो। तभी काताकुरा हंसने लगता है और ऊपर देखने लगता है। तो एमसी जैसे ही ऊपर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि एमसी की तरफ एक पूरा एरोप्लेन आ रहा होता है। एमसी भी उस एरोप्लेन को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी काताकुरा हंसते हुए एमसी से कहता है कि ये मेरी वर्ल्ड है और एक मीटियोर शावर हेवन से गिर रहा है और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है किसी भी आर्ट के फॉर्म से। तो चलो देखते हैं कि तुम इसे किस तरह से ब्लॉक करने का प्लान बना रहे हो। हम देखते हैं कि एमसी अपना मैजिकल सर्कल कास्ट करने लगता है। तभी काताकुरा कहता है कि अपनी आंखों को खोल कर देखो और मेरे मास्टरपीस का विटनेस बनो। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी सीरियस होते हुए काताकुरा की तरफ देखता है और कहता है वो। और तभी हमें काताकुरा के हाथ में एक निडल को दिखाया जाता है। तो फिर एमसी अपने मैजिकल सर्कल को कास्ट करना बंद कर देता है, जिसे देखकर काताकुरा थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी अपने निडल को एमसी की तरफ फेंक देता है। तो फिर काताकुरा कहता है कि उसने उस स्पेल को कैंसिल कर दिया जिससे वो पैसेंजर्स की प्रोटेक्शन कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो एरोप्लेन फिर से जमीन की तरफ गिरने लगता है और तभी वो एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं, एमसी को उस ब्लास्ट से कुछ भी नहीं होता। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा ये बात है, मतलब कि जो मलबा मेरी तरफ गिर रहा है वो बस एक इल्यूजन है। फिर एमसी नोटिस कर लेता है कि काताकुरा ने एमसी की तरफ एक निडल फेंका है। तो अभी हम देखते हैं कि एमसी बहुत तेजी से उस निडल को भी पकड़ लेता है। तो हम काताकुरा को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सोचता है कि क्या उसने मेरे स्टील निडल को भी पकड़ लिया। तो एमसी कहता है कि काताकुरा
ताकाकुरा, मैंने तुम्हारे सारे स्कीम को देख रखे हैं। वो स्पेल जिसे तुमने विंड को मैनिपुलेट किया और मलबा को मेरे ऊपर गिरने के लिए छोड़ दिया था, वो सब सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। तुमने मेरे ऊपर रियल ऑब्जेक्ट जैसे कि पोल और मेटल प्लेट्स को भी फेंका, यहाँ तक कि तुमने मेरे ऊपर इल्यूजनरी एरोप्लेन को भी फेंका ताकि मेरा अटेंशन उस तरफ चला जाए, ताकि तुम मुझ पर ये निडल फेंक पाओ जिसमें कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस डिस्प्रोटिंग स्पेल मिला हुआ है, और यही तुम्हारा रियल मूव था। यहाँ तक कि तुमने कहा कि तुम्हारा मीटियोर फॉल भी होने वाला है, लेकिन वो भी बस एक झूठ था। तो हम काताकुरा को देखते हैं जो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी एमसी काताकुरा से कहता है ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। तो हम काताकुरा को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कह रहा होता है कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू तुम ये सब देख सको। जब मैं अपने मैजिक को एक्टिवेट करता हूँ तो फिर कोई भी मेज सेंस अलाइव नहीं होते हैं, तब तक नहीं जब तक कि वो 3000 साल पहले के एंशिएंट आर्च मेज ना हो। और ये जानकर तो ताकाकुरा और भी ज्यादा शौक हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ठीक है, क्योंकि तुम अपने मैजिक के प्रेजेंस को छुपाने में इतने अच्छे हो, मैं सोच रहा हूँ कि चीजों को चुपचाप खत्म करने में ही भलाई होगी। तभी एमसी बहुत तेजी से ताकाकुरा के पास आ जाता है, जिससे ताकाकुरा भी डर जाता है। तभी एमसी कहता है कि तुम्हारी हार एक बात पर डिपेंड करती है, तुमने मेरे सामने बहुत सारे मैजिक का इस्तेमाल किया जिससे मुझे मदद मिली तुम्हारे मैजिक को एनालाइज करने में। तभी हम देखते हैं कि एमसी ताकाकुरा के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और एक मैजिकल स्पेल कास्ट कर देता है, और इससे ताकाकुरा भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो एक मैजिकल सर्कल है। और ताकाकुरा इमोशनल होते हुए कहता है ये सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल है। तो एमसी जिस मैजिकल सर्कल को कास्ट किया होता है उसका नाम एंशिएंट मैजिक वाइब्रेशन जाम होता है। तो हम देखते हैं कि उस मैजिकल स्पेल का इम्पैक्ट इतना होता है कि वहाँ का फ्लोर भी ब्रेक हो जाता है, और हम ताकाकुरा को देखते हैं जो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो एमसी स्माइल करते हुए कहता है मैं जीत गया, और ताकाकुरा के निडल को डिसअपियर कर देता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ताकाकुरा का पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। तो हम मैजिकल सिटी के रॉयल किंगडम के रॉयल कैपिटल में देखते हैं ताकाकुरा एक स्केच बना रहा होता है। तभी ताकाकुरा के पास एमसी आता है और ताकाकुरा से कहता है कि इस कैनवास को देखकर ऐसा लगता है कि इसका सचमुच में शाइनिंग हो रहा है। तो ताकाकुरा एमसी से कहता है तुम वापस आ गए। तो एमसी स्माइल करते हुए ताकाकुरा से कहता है कि ये पेंटिंग अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी पहले थी। तो ताकाकुरा शर्माते हुए कहता है कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, अभी भी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तभी हम ग्लोरियो और ग्लोरियो के साथ एक लड़की को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्लोरियो कहता है कि नहीं, ओमेगा को मैंने हराया था। तो वो लड़की कहती है कि नहीं मैंने। तो ग्लोरियो कहता है बिल्कुल नहीं, उसने मैंने हराया था। तो वो लड़की फिर से कहती है कि नहीं, वो मेरी मैजिक की वजह से हारा था। तो ताकाकुरा उन दोनों को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और एमसी से कहता है कि ठीक है फिर मैं जाता हूँ। और ताकाकुरा जाते हुए एमसी से कहता है कि तुमने मेरी तारीफ की इसीलिए थैंक यू, और मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं तुम्हारा पेंटिंग करूँ। और ताकाकुरा वहाँ से चला जाता है। तो ग्लोरियो कह रहा होता है कि वो अभी भी इतना शर्मीला है। तो ग्लोरियो के साथ वाली लड़की कहती है कि शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। तो हम ताकाकुरा को देखते हैं जो पैलेस के अंदर चल रहा होता है और सोचता है कि मैं उनके साथ नहीं मिल पाता हूँ। ऐसे में जो आर्ट्स को पसंद नहीं करते हैं, मुझे उनसे बात करने में कोई भी इच्छा नहीं होती है। और आखिरकार मुझे ग्रेट आर्चमेज के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिल रहा है। तभी ताकाकुरा देखता है कि उसके सामने और एक पर्सन खड़ा होता है जिसका नाम सियोन होता है। तो ताकाकुरा सियोन से पूछता है कि क्या हुआ। तो सियोन कहता है कि मुझे पैट्रियाज ने बुलाया था और मुझे एक रॉयल फरमान मिला है। तो ताकाकुरा कहता है कि पैट्रियाज ने तुम्हें एक शाही फरमान दिया, क्या था उस फरमान में। तो फिर हम देखते हैं कि सियोन ताकाकुरा के कान में कुछ कहता है जिससे ताकाकुरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो ताकाकुरा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्ड आसुमा ने हमें धोखा दिया है। तो सियोन गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, क्योंकि पैट्रियाज का फोरसाइट कभी गलत नहीं हो सकता। हम ताकाकुरा को देखते हैं जो अभी भी बहुत शौक में होता है और कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, उसने रॉयल कैपिटल को और साथ ही हमें धोखा देने के लिए ऐसा किया, कुछ इतना अनब्यूटीफुल आसुमा ऐसा करेंगे क्यों। और तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइमलाइन में ताकाकुरा हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है। तो फिर ताकाकुरा हॉस्पिटल के बेड में बैठते हुए
कह रहा होता है कि वो क्या था, ऐसा लगा जैसे मैंने अभी भी एक बहुत भयानक सपना देखा। तभी ताकाकुरा के सामने कोई वाटर बोतल करता है, तो फिर ताकाकुरा हैरान होते हुए सामने देखता है तो देखता है कि एमसी अभी भी ताकाकुरा के पास है और उसी ने ताकाकुरा को बोतल ऑफर किया होता है। तो एमसी कहता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, वो भी शुगर के साथ। तुम नींद में छटपटा रहे थे, तुम्हें जल्द ही पानी पीना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पसीने की वजह से तुमने अपने शरीर के बहुत सारे वाटर को वेस्ट कर दिया है। तो ताकाकुरा एमसी से पूछता है कि क्यों, तुमने मेरी मदद क्यों की? तो एमसी कहता है कि तुमने मेरे स्पेल्स को डायरेक्ट झेला है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम बिना चोट के बच सकोगे, और लकीली तुम्हारा माना सर्किट अभी भी स्टेबल है और ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे माना सर्किट में कोई भी परमानेंट नुकसान हुआ है। तो ताकाकुरा एमसी के हाथ में एक टॉवल दिखता है, तो ताकाकुरा हैरान होते हुए कहता है कि वो टॉवल, इस पर पसीने के निशान क्यों है? अब ये मत कहना कि तुम मेरी देखभाल करने के लिए यहीं पे रुके थे। तो एमसी कहता है कि मैं एक टैलेंटेड मेज को खोना नहीं चाहता था। तो ताकाकुरा ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि ताकाकुरा एमसी से वो वाटर बोतल ले लेता है और उसे थैंक यू कहता है। और फिर ताकाकुरा एमसी से कहता है कि ऐसा मत सोचना कि एस फॉर्म में सभी लोग किरियो की तरह हैं। उनकी पावर एक एक्सेप्शन है, लेकिन मैं उनकी सोच से सहमत नहीं हूँ। मैं बस खुद से उस पर्सन की पावर को देखना चाहता था जिसने किरियो को हराया था। तो किरियो के लिए मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और ऐसा लगता है कि किरियो ने तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालने और एकेडमी से निकालने की धमकी दी होगी। मैं सचमुच में तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने इस चीज पर पहले ध्यान नहीं दिया था। तो हम देखते हैं कि वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। तभी एमसी की ताकाकुरा से कहता है, तुम बुरे पर्सन नहीं हो, मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन बदले में क्या हम एक डील कर सकते हैं? और ताकाकुरा ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और ताकाकुरा शॉक होते हुए कहता है कि एक डील। तभी एमसी ताकाकुरा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम S4 को छोड़ दो और इस एकेडमी के अंदर मेरी एक फैक्शन बनाने में मदद करो। तो ताकाकुरा शौक होते हुए कहता है कि एक नया फैक्शन। तो एमसी ताकाकुरा के पास आते हुए सोच रहा होता है कि ताकाकुरा के पास 3000 साल की पहले वाली मेमोरीज नहीं है, इसीलिए मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूँ। इस एरा में मैं अकेला खड़ा हूँ, कुछ भी बड़ा करने के लिए मुझे साथियों की जरूरत होगी। तो एमसी ताकाकुरा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जिस फ्यूचर की तरफ एम कर रहा हूँ। तो हम ताकाकुरा को देखते हैं, वो हैरान होते हुए अपने बेड में से उतरता है और एमसी के सामने अपना सर झुका देता है। एमसी से कहता है जैसा तुम्हारा कमांड हो। तो हम एमसी को देखते हैं, वो भी स्माइल कर रहा होता है और मन ही मन ताकाकुरा सोच रहा होता है कि ये कितना अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी समय पहले मैं ही और एक ये सेम काम कर रहा था। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कुछ नोटिस करता है और हमें दिखाया जाता है कि नर्स उन दोनों को झांक रही होती है। तो एमसी कहता है कि नर्स आप हमें झांक रहे हैं। हम नर्स को देखते हैं जो थोड़ा शॉक हो जाती है और डरते हुए कह रही होती है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एमसी वहां से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। और फिर एमसी एक चार्ट बनाते हुए उस नर्स को देता है और कहता है कि ये वो चार्ट है जो ताकाकुरा के मैजिक को एनालाइज कर मैंने देखा है, तो इसे रेफरेंस के लिए यूज करो। तो हम उस नर्स को देखते हैं, वो थोड़ा शॉक होते हुए उस चार्ट को देखने लगती है। तभी वो नर्स बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि उसका एनालिसिस कितना ज्यादा डिटेल्ड है, क्या ये सब उसने खुद से बनाया है। तभी वो नर्स चिल्लाते हुए एमसी को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि क्या तुम हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को एज अ स्पेशल स्टूडेंट ज्वाइन करोगे। तो एमसी भी स्माइल करते हुए कहता है नहीं थैंक यू, मैं इस एकेडमी का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। और फिर सीन कट होता है और हम मैजिक एनालाइज रूम को देखते हैं। तो एमसी कह रहा होता है कि मैं थोड़ा भटक गया था और क्वांटम कंप्यूटर के साथ मुझे न्यू मैजिक का एनालाइज करना चाहिए। फिर एमसी अपना कैलकुलेशन का रिजल्ट देखने लगता है। तो फिर रिजल्ट दिखाया जाता है कि एमसी का जो न्यू मैजिक थ्योरी सिस्टम होता है उसे एकेडमी के कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड किया जाता है। एमसी सोच रहा होता है कि ठीक है, मेरा अनुमान सही था, ये एक हाइब्रिड मैजिक का न्यू रखता है जो कि एन एंशिएंट और मॉडर्न मेथड से बना होगा। इसके बाद मैं सारे मैजिक फॉर्मूलाज को उसके स्पेसिफिक यूज के हिसाब से डालूंगा, उन्हें मैजिक सर्किट के साथ अडेप्ट करना होगा और
और मुझे इसके बाकी एलिमेंट के साथ कैपेबिलिटी को भी वेरीफाई करना होगा। और मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए इस एनालिसिस रूम का इस्तेमाल करूंगा और मैं उन सभी एंशिएंट मैजिक्स को मात दे दूंगा जिसे मैंने सीखा है। मैं एक रेवोल्यूशनरी मैजिक को इन्वेंट करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे का एमसी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि टीचर एमसी का क्लास ले रहा होता है। तभी वो टीचर सोचता है कि उस स्टूडेंट का ग्रेड अचानक से बढ़ने लगे हैं। सभी टीचर्स यही सोच रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि एमसी चीटिंग कर रहा है। तो सारे टीचर्स डिसाइड करते हैं कि सभी लोग एमसी के ऊपर नजर रखेंगे और टीचर सोच रहा होता है कि वो ओरल एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि टीचर बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख देते हैं और सभी स्टूडेंट से पूछते हैं कि इस मॉडर्न मैजिक के थ्योरी को कौन सॉल्व करेगा। वो टीचर एमसी की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम मंथली एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान प्रोफेसर जॉर्ग के साथ बहस की थी। तुम काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन करने वाले हो, तो तुम मुझे ये तो नहीं कहोगे ना कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है। और तभी एमसी आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कह रहा होता है कि ये यूनिवर्सल मैजिक को एक्टिवेट करने वाला इक्वेशन है ना। और फिर एमसी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है जिसे देखकर स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। तो फिर एमसी बताता है कि ये थ्योरी प्रोफेसर अल्बर्ट न्यूमैन के सेराबेल कंप्यूटेशनल डोमेन से है, जो कि मैजिक एरा के 1880 से है। प्रोफेसर न्यूमैन बॉडी के माना सर्किट को एनालाइज करने में सफल रहे, जो कि पहले इम्पॉसिबल लगता था। इससे वो लोग जिनको जन्म से ही मैजिकल टैलेंट नहीं मिलता है, उनके लिए भी पॉसिबल हो पाया कि वो मॉडर्न थ्योरी के साथ मैजिक को एक्टिवेट कर पाए। और अब न्यूमैन कॉर्पोरेशन के साथ, उनके स्मार्ट रॉड के साथ, उनके विरासत को आगे बढ़ाते हुए आप तेजी से मैजिक को एक्टिवेट कर सकते हैं और आपके पास भी एक है। और ये सुनकर तो वो टीचर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तो तुम बैठ सकते हो। तो फिर एमसी अपने डेस्क में चला जाता है। तो वो टीचर सोच रहा होता है कि आखिर एमसी को क्या हो गया है। ये प्रॉब्लम तो टोक्यो मैज यूनिवर्सिटी लेवल का था और हम क्लास के स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं जो कि सिर्फ एमसी को देख रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा शौक होते हैं। तभी एमसी अपनी सीट पे बैठते हुए सोच रहा होता है कि मुझे मैजिक एनालाइज रूम के लिए फिर से रीअप्लाई करना होगा। तभी हम लिली को देखते हैं जो कि एमसी को देखते हुए ब्लश कर रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लंच टाइम में देखते हैं सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं। तो हम एमसी की क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि लिली से कह रही होती है कि प्लीज हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, तुम ही एक वो पर्सन हो जिससे हम बात कर सकते हैं, मैं कुछ भी करूंगी, प्लीज लिली। तो हम लिली को देखते हैं जो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए उन सभी का जवाब नहीं देती है। वे एमसी कैफेटेरिया में आ जाता है तो सभी स्टूडेंट्स खुश होते हुए कहते हैं कि देखो वो आ गया। तो कुछ लड़कियां लिली से कहती है कि हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। तो लिली कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए उनसे बात करूंगी। फिर लिली एमसी से पूछती है कि क्या तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो और क्या तुम हमारे साथ एक मैजिक कैफे में जाना चाहोगे, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो फिर कोई बात नहीं, अपने आप पर प्रेशर मत डालो। तो एमसी सोचते हुए कहता है कि नहीं। तभी हम क्लासमेट्स को देखते हैं जो लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि एमसी मना कर देगा, लेकिन तभी एमसी स्माइल करता है और लिली से कहता है कि नहीं, मैं भी जाना चाहूंगा, कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। बाकी लड़कियों को देखते हैं जो लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और लिली को थैंक यू कहने लगती है। और कुछ लड़कियां कह रही होती है कि चीजें अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। अभी हम कैफेटेरिया के विंडो के बाहर एक पेड़ में देखते हैं, वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है और वो एमसी को देख रही होती है। और वो लड़की कह रही होती है कि एमसी तो सचमुच में एफर्टलेसली कूल है और एक गॉर्जियस चेहरे के साथ। और तभी वो लड़की हवा में पंच करते हुए कहती है कि मैं ये सब गड़बड़ कर दूंगी। और तभी सीन चेंज होता है और हमें स्कूल के बाद कैफे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एमसी को घेर के खड़े होते हैं और एक लड़का एमसी से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। तो एक लड़की एमसी से पूछती है क्या तुम सचमुच में एक नीट हो। तो और एक लड़का पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम्हें S4 द्वारा खोजा जा रहा है। और एक लड़की पूछती है कि तुम्हारा क्लोज फ्रेंड कौन है। हम एमसी को देखते हैं, एमसी सिर्फ स्माइल कर रहा होता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। हम लिली को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट से कह रही होती है कि रुक जाओ, तुम सब एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करो। तो फिर एमसी बताता है कि मुझे चीज बर्गर बहुत पसंद है। फिर एक लड़की बताती है कि थियोरेटिकली नीट बनना एक अच्छा ऑप्शन है। तो दूसरी लड़की कहती है तो फिर क्या वो रूमर्स फेक थे। हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोचने लगते हैं और तभी एक लड़की कहती है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। तो एमसी कहता है कि
वो स्टूडेंट जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है वो है लिली। और ये सुनकर लिली भी थोड़ा हैरान हो जाती है। सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हम लिली को देखते हैं। लिली गुस्सा होते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं फिर से उसके झांसे में नहीं आऊंगी। गुस्सा करते हुए लिली कॉफी कप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। तो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कॉफी तो बुरी तरह से गिर रहा है। फिर हम देखते हैं कि लिली अपने हाथ को साफ करने लगती है। तो फिर एमसी लिली से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कर देना, मेरी वजह से तुमने अपने हाथ जला लिया। तो फिर हम लिली को देखते हैं। लिली थोड़ा शौक होती है और एमसी से कहती है कि नहीं, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ करना। और फिर कुछ स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि ये क्लास एलाइट कोर्स को नहीं लेता है, तो बस सभी लोग तुम्हारे बारे में क्यूरियस है। तभी एक लड़की कहती है हाँ, और वो नीट भी है। तो एक लड़का कहता है कि हाँ, उसे सीखने का कोई भी इच्छा नहीं है, ना ही उसे काम करने का इच्छा है और ना ही उसे वोकेशनल ट्रेनिंग लेने का इच्छा है। फिर हमें नीट का फुल फॉर्म बताया जाता है। नीट का फुल फॉर्म होता है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। वो लड़का कहता है कि यही नीट की फुल फॉर्म है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि लेकिन एमसी के मामले में वो काफी ज्यादा स्किलफुल है और काफी ज्यादा साफ सुथरा भी। तो एक लड़का कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारा मतलब क्या है। एमसी कहता है कि मैं समझता हूँ, शायद से तुम लोग सही हो। लिली सोच रही होती है क्या एमसी ने इसे सीरियसली लिया। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी और उसके साथी उस कैफे से बाहर जा रहे होते हैं। एक लड़का कहता है कि क्या ये सब ठीक है, तो दूसरा लड़का कहता है कि जरूर, कोई बात नहीं। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमसी अपने सभी साथियों को अपना नंबर दे देता है, जिससे कि क्लास की लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम एमसी के साथ कभी भी जुड़ सकेंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गली से कोई एमसी और उसके साथियों को देख रहा होता है। तभी वो बंदा किसी को कॉल पे बताता है कि वो अभी अभी उस शॉप से बाहर निकला है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि उस बंदे को नोटिस कर लेता है। हम लिली को देखते हैं। लिली एमसी से कहती है कि हमारे साथ आज समय बिताने के लिए तुम्हारा थैंक यू। लेकिन तभी एमसी लिली को कहता है शांत रहो, और एमसी फिर उसी गली की तरफ देखने लगता है। तभी एमसी देखता है कि उसकी तरफ S4 का पूरा स्टूडेंट्स का आर्मी आ जाता है। तो सभी एमसी के साथ ही कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि S4 के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर हमें एक कार को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स उस कार के लिए रास्ता छोड़ देते हैं और एक स्टूडेंट उस कार का जाके गेट खोलता है। तो उस कार से S4 का लीडर बाहर आता है और उसके लीडर को देखकर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सियोन का डिसेंडेंट है। तभी एमसी के सारे साथी कहते हैं वो तो S4 से है। फिर हम देखते हैं कि S4 का लीडर एमसी को अपना नाम फुकादा सियोन बताता है और वो एकेडमिक क्लब यूनियन का लीडर है। एमसी सोच रहा था कि इसकी प्रेजेंस ये तो डेफिनेटली सियोन है। तो सियोन एमसी से पूछता है कि काताकुरा ने कहा कि तुमने उसकी मदद की। तो एमसी कुछ भी नहीं कहता। तभी सियोन कहता है कि लेकिन हम तुम्हारा एहसान नहीं ले सकते S4 के होनर के लिए, तो मैं तुम्हें एक मैजिक डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो हम एमसी के साथियों को देखते हैं जो लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो विंडो से एमसी को झांक रही थी। वो भी S4 का एक मेंबर होती है। तो वो ये सुनकर स्माइल कर रही होती है। तो एमसी कहता है एक मैजिक डुअल, हाँ। तभी लिली एमसी का आवाज देने लगती है। तो फिर एमसी कहता है कि क्या तुम जानती हो कि ये क्या है। लिली शौक होते हुए कहती है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कैसे। और फिर लिली एमसी को मैजिक डुअल के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। सियोन एमसी से पूछता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, जो एकेडमी के लिए थ्रेट होता है हम उस पर भारी पड़ते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सियोन के पास एक स्वॉर्ड होता है। तो फिर सियोन अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा सेक करता है, जिस वजह से सियोन का ऑरा एमसी को फील होने लगता है। एमसी सोच रहा होता है ये तो मैजिक नहीं है, ये एक किलिंग इंटेंट है जो कि फाइट से बहुत ज्यादा है और ये सिर्फ मुझ पर एम कर रहा है और साथ ही साथ वो मेरे क्लासमेट्स को भी निशाना बना रहा है। वो मुझे मजबूर करने के लिए होस्टेज बनाना चाहता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि एमसी पास्ट लाइफ में सियोन को ट्रेन कर रहा होता है और कहता है कि तुम अभी भी नॉन मैजिक टेक्निक्स में बहुत अच्छे हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो सियोन भी स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। तो हम देखते हैं कि सियोन अपना स्वॉर्ड फिर से रख लेता है। सियोन वहाँ से जाते हुए एमसी से कहने लगता है कि डुअल कल 8 बजे सुबह को होगा एकेडमी के सेंट्रल एरिया में। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि सियोन को जाते हुए देख रहा था
और सोचता है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो लेकिन तुम 10,000 साल जल्दी आ गए हो। मतलब कि एमसी सीधा सीधा कह रहा है कि सियोन को एमसी को हराने के लिए 10,000 साल की ट्रेनिंग लगेगी। फिर एमसी स्माइल करते हुए सोचता है कि सियोन खुद को तैयार करो। तभी सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने घर में सो रहा था। तभी एमसी अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तो एमसी देखता है कि एमसी अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। तो एमसी कहता है कि मैं ड्रीम के अंदर हूँ और ऐसा लगता है कि ये ड्रीम जैसे कि सच्चाई है। मुझे हाल ही में ली गई क्लासेस की याद आ रही है। जब तुम ड्रीम देख रहे होते हो तो फिर तुम अपने माइंड के और डीप में जा सकते हो और सबकॉन्शियस के थॉट्स को भी देख सकते हो। तो एमसी कहता है कि तब तो ये परफेक्ट है, तो चलो ट्राई करते हैं। इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का पता लगाने की कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं कि एमसी मैजिक करने लगता है और एमसी कहता है कि ये बॉडी जब मैं रेनकार्नेटेड हुआ, इस बॉडी के माना सर्किट के अंदर बहुत कम लेकिन माना बचा हुआ था। मैंने इसे छुआ तक नहीं है, ये अभी भी मेरे अंदर स्टोर है। क्योंकि अगर मैं इसे देखूं तो फिर मैं रियल ओनर के पास्ट मेमोरीज को भी पढ़ सकता हूँ। इसीलिए वो अभी भी वहाँ होना चाहिए उसके थॉट्स के अंदर। मुझे उसकी स्पिरिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैजिक की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई भी एंशिएंट मैजिक नहीं है। तो फिर मैं अभी एक नया मैजिक बनाऊंगा और एक्सट्रैक्शन फ्रेमवर्क को मेंटल मैनिपुलेशन और हाइपोटेनिक सजेशंस की जरूरत होती है। हाँ, रेशियो 76.66 के आसपास होना चाहिए। मैं उन दो मेन फॉर्मूलाज के बेस पर एक थ्योरी बनाऊंगा और फिर एमसी मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए मैजिकल सर्कल बनाने लगता है। फिर उसके अंदर न्यू मैजिक के वेव्स को डिजाइन करने लगता है और फिर न्यू मैजिक को कास्ट करता है। फिर एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं वास्तव में मेंटल स्पेस के अंदर नया मैजिक क्रिएट कर रहा हूँ। हिस्ट्री के अंदर मैं ही एक ऐसा पर्सन हूँ जो ऐसा कर रहा है। तभी एमसी देखता है कि एमसी के सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर एमसी भी थोड़ा हैरान होता है। लेकिन तभी एमसी देखता है कि उस पोर्टल के दूसरी तरफ एमसी के बॉडी का रियल ओनर का सोल होता है और वो सोल एमसी के पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तो फिर वो एमसी को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। एमसी खुश होते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। तो वो कहता है क्या ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि सियोबाना का हेड बहुत ज्यादा पेन करने लगता है, जिस वजह से वो अपने घुटनों पे आ जाता है। एमसी सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि उसके माना और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया है, जिससे कि उसकी सारी मेमोरीज उसके अंदर आ रही है। तो फिर हम सियोबाना के मेमोरीज को देखते हैं। सियोबाना ने अब तक जो भी किया था वो सभी उसे याद आ रहा होता है। तो सियोबाना कहता है कि मैं देख रहा हूँ, मैंने खुद को अपने कमरे में मारने की कोशिश की और फिर मैंने कॉन्शियसनेस खो दी और आखिर में मैं शिबुया म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पहुंचा और मैं तब कोमा में था और मैं कभी भी जागना नहीं चाहता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी सियोबाना के करीब आ जाता है, जिससे कि सियोबाना बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो एमसी सियोबाना से कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बॉडी को उधार ले रहा हूँ, बिना पूछे ऐसा करने के लिए मुझे माफ कर देना। तो एमसी कहता है कि नहीं ठीक है, मैं शायद ऐसे ही बेहोश पड़ा रहता और मैं बस एक सब्जी बन गया होता। लेकिन क्या अब मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछ सकता हूँ? 3,000 साल पहले क्या कोई पर्सन मेरी बॉडी पर रिइंकार्नेटेड क्यों हुआ? तो हम देखते हैं कि एमसी भी ये सुनकर थोड़ा शौक होता है। इसका मतलब कि एमसी को भी इसका जवाब नहीं पता है। और तभी सियोबाना बताता है कि किरियो उन लोगों में से एक है जो मुझे बुली करते थे और वो प्रोफेसर भी जो टॉप रैंकर टीचर भी है, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुमने उन्हें हरा दिया। तो एमसी कहता है कि हाँ, क्योंकि वो लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे। एमसी कहता है कि यहाँ तक कि तुमने और एक S4 के मेंबर ताकाकुरा को भी हरा दिया। तो एमसी कहता है कि हाँ। तो सियोबाना कहता है कि क्योंकि वो लोग मुझे चोट पहुंचाना चाहते थे। तो ताकाकुरा डरते हुए और शौक होते हुए कहता है कि और तुमने और एक S4 के मेंबर को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया है। तो एमसी कहता है कि हाँ, क्योंकि तभी सियोबाना बात करते हुए कहता है कि क्योंकि वो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते थे, मैं समझ गया। तो हम देखते हैं कि ये सब सुनकर एमसी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आखिर क्या हो रहा है, मेरे जैसा कोई भी पर्सन एकेडमी में ज्यादा ध्यान देने जैसा नहीं है।
है। तभी हम देखते हैं कि सियोबाना शांत हो जाता है और कहता है कि हाँ, लेकिन सियोबाना स्माइल करते हुए कहता है अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना? अब मैं मर चुका हूँ। तुम जैसा कोई पर्सन जो 3000 साल पहले जिंदा था और अब वो मेरे बॉडी में रेनकार्नेटेड हो चुका है। मुझे लगता है कि अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ। कोमा में रहते हुए मुझे एक सपना आया, मैं डार्कनेस में तैर रहा था, तभी एक मीटियोर शावर मेरे पास से गुजरा और वो सभी मीटियोर्स मिलकर एक ब्लैक होल बन गए। लेकिन वहां पर लाइट की एक किरण ने मेरी आंखों को अट्रैक्ट कर लिया और वो टिमटिमा रहा था और चमक रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने सोचा अगर तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करना ना पसंद है तो फिर मैं तुम्हारी जगह ले लूं। और ये सुनकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सियोबाना बताता है कि मैं गिरता रहा और मैं वो भी नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। मैं बस एक ऐसा पर्सन बना रह गया जो मरना चाहता था लेकिन मर नहीं सका। लेकिन तुम जो कि आखिरकार जीना चाहते थे लेकिन मर गए, ये तुम्हें होना चाहिए था, मुझे नहीं। इस बॉडी का ओनर कौन था? नहीं रुको, शायद ये सब कैसे होना चाहिए था। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं। एमसी सियोबाना से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम दो सोल्स हैं जो एक बॉडी को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि सियोबाना थोड़ा शौक होता है। तभी एमसी कहता है कि हम में से कोई भी सियोबाना का जगह नहीं ले सकता है, इसीलिए आज से ये हमारी कहानी है। हम सियोबाना को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस होते हुए इमोशनल हो रहा होता है। तभी एमसी कहता है कि ये आज से हमारी कहानी है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद करूंगा। तो हम देखते हैं कि सियोबाना इमोशनल होते हुए रोने लगता है। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए तो फिर हम देखते हैं कि एमसी स्माइल करने लगता है और तभी वो दोनों एक पावर पंच के साथ अपने डील को पूरा करते हैं और एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियोबाना एमसी से कहता है तुमने ये कहा कि तुम मेरी विश को फुलफिल करोगे, इसी से मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वास्तव में मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? आखिरकार तुम 3000 साल पहले के लेजेंडरी आर्चमेज हो, है ना? तो एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर एमसी सियोबाना को बताता है कि एग्जाम्पल के लिए मैं आज एक मैजिक कैफे में गया था। स्टार मैजिक कैफे एक ब्रेकफास्ट वाला कैफे है जहाँ पर व्हाइट मोचा को चेंज किया जाता है। तो क्या तुम उस स्पेल के बारे में मुझे समझा सकते हो? क्योंकि लिली उस स्पेल को बहुत प्राउडली चांटिंग कर पा रही थी। मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ और उसे एनालाइज भी करना चाहता हूँ। तो हम सियोबाना को देखते हैं, वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह का कुछ है तो फिर ये मेरे लिए बस एक पीस ऑफ केक है। तभी हम देखते हैं कि सियोबाना का सोल आगे बढ़ने लगता है। तभी सियोबाना को कुछ फील होता है और वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि सपने से जागने का समय हो गया है, इसका मतलब कि हमारा समय भी खत्म हो गया। तो हम सियोबाना को देखते हैं जो स्माइल करते हुए एमसी से कहता है कि मुझे वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और सियोबाना का सोल डिसअपियर होने लगता है। तो सियोबाना जाते हुए एमसी से कहता है कि अब से मैं हमारी स्टोरी पर नजर रखूंगा। तो हम एमसी को देखते हैं जो सियोबाना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सियोबाना का सोल वहां से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। और एमसी सोचने लगता है कि भले ही ये उसकी एक मेमोरी हो, लेकिन मैं उसके रिग्रेट्स को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वो वादा है जो मैं 3000 साल पहले पूरा नहीं कर पाया था। तभी सीन चेंज होता है और हमें सियोन के घर को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सियोन एक बहुत बड़े क्रिस्टल के सामने बैठा हुआ होता है और हम देखते हैं कि सियोन उस क्रिस्टल के सामने बैठकर शायद से मेडिटेशन कर रहा होता है। तो हमें बताया जाता है कि वो क्रिस्टल ऑरिकैल्कम होता है जो फुकाता फैमिली के जनरेशन के लिए उनके माउंटेन से माइन किया जाता है। और ये ऑरिकैल्कम अर्थ में सबसे हार्डेस्ट मेटल में से एक है। तभी हम सियोन को देखते हैं जो कि फोकस कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सियोन अपनी आंखें खोलता है और अपने स्वॉर्ड से उस क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अपने स्वॉर्ड को रख लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सियोन के अटैक से वो क्रिस्टल टुकड़ों में बढ़ गया होता है। अभी हम सियोन को देखते हैं जो कुछ नोटिस करता है। तभी सियोन कहता है कि मैंने सोचा था कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम यहाँ मत आना, ये एक इमरजेंसी है, इसीलिए ये एक स्पेशल ओकेजन है। तो हम देखते हैं कि सियोन के सामने वही लड़की होती है जो एमसी को विंडो से झांक रही थी। ये लड़की भी S4 से है, इसका नाम मिजुहारा है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो क्रिस्टल
डायमंड से 30 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इरिडियम से 100 टाइम ज्यादा माना कनेक्टिविटी था। इस 17th जनरेशन के स्मार्ट रोड को बनाने जाने में सबसे रेयर मेटल में से एक था। इस तरह से टेस्ट कट के लिए ओरिकलकम का इस्तेमाल करना तुम हमेशा की तरह पागल हो। ये सब मिजुहारा सियोन से कहती है। तो सियोन कहता है कि मैंने पहले ही वो वीडियो देख लिया जो तुमने मुझे भेजा था, तो ये सोचने के लिए कि किरियो और तकाकुरा को पीटा जाएगा मुझे तो पहले इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन तो मिजुहारा कहती है कि ये एक्साइटिंग था, है ना? तो सियोन कहता है कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए S4 में हूँ क्योंकि एकेडमी के हेडमास्टर ने मुझे S4 में रहने के लिए कहा था। हालांकि मैंने उन दोनों को एक सर्टेन रिगार्ड में रखा था इस एकेडमी के प्रेस्टीज के रूप में, और मैं उन लोगों पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा जो कि एकेडमी के प्रेस्टीज को ठेस पहुंचाता है। तो हम मिजुहारा को देखते हैं, वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। और तभी मिजुहारा एक क्रीपी फेस बनाते हुए सियोन से कहती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि अगर तुम उसे ये सोचकर कम आंकते हो कि उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो फिर तुम चोट खाओगे बिल्कुल उन दोनों की तरह। तो सियोन कहता है कि फुकादा स्टाइल मैजिक स्वॉर्डमैन सीक्रेट आर्ट्स के साथ एक मैजिक डुअल में मैं उसे कुचल दूंगा। मैं उस चांद की कसम खाता हूँ, अगर इसमें कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो फिर मुझे परवाह नहीं है। एकेडमी की अथॉरिटी ह्यूमन लाइफ से ज्यादा हैवी है। मिजुहारा भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, MC के उस सुंदर चेहरे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो। वैसे क्या तुम उस पर्सन को बाहर लाने जा रहे हो? तो हम सियोन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि बेशक नहीं, उसके आने का कोई भी रास्ता नहीं है। क्या सर्वेंट जितना चाहिए उससे ज्यादा है। फिर सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तो हम MC को देखते हैं, तो MC स्माइल करते हुए कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि MC उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है जहाँ पे मैजिक डुअल होगा। और फिर हमें मैजिक डुअल के बारे में बताया जाता है। मैजिक डुअल एक फॉर्मली सैंक्शनड बैटल होता है जो दो स्टूडेंट्स के बीच में होता है, और जिस बैटल के अंदर मैजिक का यूज करना लीगल होता है, लेकिन वो डुअल सिर्फ मैजिक इंस्टीट्यूट के अंदर ही हो सकता है। और एक मैजिक डुअल के रिजल्ट के बेस पर स्टूडेंट्स को रैंक दिया जाता है, और हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स को बहुत सारे ऐसे परमिशंस दिए जाते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं। तो फिर सीन चेंज होता है और हम MC को देखते हैं जो कि वेटिंग रूम में होता है। तो हम देखते हैं कि MC के पास लिली भी होती है, और लिली MC से पूछ रही होती है कि सच तो यह है कि तुम ये सब जानते थे, है ना? ये किसी भी एकेडमी के स्टूडेंट के लिए कॉमन नॉलेज है। तो हम MC को देखते हैं, MC तैयार होते हुए लिली से कहता है, मैं पहला हूँ जो इसके बारे में सुन रहा हूँ, तो मुझे बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लिली कहती है नहीं, और लिली सोच रही होती है कि क्या तुम्हारा मेमोरी कंफ्यूजन अभी भी चल रहा है। हम लिली को देखते हैं, लिली सीरियस होते हुए कहती है कि इस केस में मुझे उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करना होगा। और फिर लिली कहती है कि मैं ये सब समझाने के लिए तुम्हारे पास इस वेटिंग रूम में आई हूँ, लेकिन तभी लिली सोचने लगती है कि क्या मुझे किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, और लिली अलग ही चीज इमेजिन करने लगती है। तभी MC लिली को आवाज देता है जिससे कि लिली बहुत ज्यादा डर जाती है। तो फिर MC लिली को अपनी टाई दिखाते हुए पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो पहले तो लिली थोड़ी शौक होती है, लेकिन फिर लिली कहती है कि ब्लैक वाला टाई ज्यादा अच्छा लग रहा है, और MC खुश होते हुए लिली को थैंक यू कहता है और उस ब्लैक टाई को पहनने लगता है। और लिली सोच रही होती है कि मेरी फैंटेटाइज करने की प्रॉब्लम एक बीमारी हो सकती है। और फिर तभी MC लिली से पूछने लगता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरा स्टूडेंट रैंक ऊपर जाता है तो फिर मुझे मैजिक एनालाइज रूम का इस्तेमाल करने का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो लिली एक्साइटेड होते हुए कहती है कि बेशक ऐसा होगा, लेकिन रुको, क्या तुम इसके बारे में टेंशन ले रहे हो? तो MC कहता है कि हाँ, वो मेरी प्राइमरी टेंशन है। तो हम लिली को देखते हैं, लिली शौक होते हुए कहती है कि सचमुच में तुम बिल्कुल नहीं मिलते हो। फिर MC लिली से कहता है कि वो सियोन जो स्टूडेंट क्लब फेडरेशन का चेयरमैन है, वो मुझे एकेडमी के लिए एक थ्रेड बता रहा है। कहती है कि तो लिली कहती है कि हाँ, उसकी प्रेजेंस स्टूडेंट में पीस को डिस्टर्ब कर देती है, और हमने कंफर्म किया है कि वो क्लेम करते हैं कि जो भी एकेडमी के लिए बुरे होते हैं वो उन बुरे लोगों को संभालते हैं। कभी लिली MC को अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि क्या तुमने एकेडमी के न्यूज़पेपर को देखा? तो एकेडमी के न्यूज़पेपर में MC और सियोन की मैच के बारे में ही लिखा हुआ होता है।
और उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि स्टूडेंट क्लब फेडरेशन के चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है कि जो भी एकेडमी को डिस्ट्रॉय करेगा उन्हें उनकी कीमत चुकानी होगी। तो फिर एमसी उन सारे न्यूज को पढ़ने के बाद कहता है कि तो फिर उनकी मदद नहीं की जा सकती। तो लिली कहती है कि उनके नर्व के साथ क्या हुआ। फिर हमें बताया जाता है कि सियोन जापानीज मैजिक स्वॉर्डमैनशिप के मास्टर है और रेयर मेटल सप्लायर भी है जिससे कि स्मार्ट रॉड बनते हैं। वो एकेडमी के अंदर बिलियंस में डोनेट करते हैं, इसीलिए कोई भी एकेडमी में उसके खिलाफ नहीं जा सकता। और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी रीजन भी है तो फिर पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाएगा जिससे कि जस्टिस उसके फेवर में हो जाएगा। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो लिली बताओ फिर मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो हम लिली को देखते हैं जो अचानक से ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, लेकिन लिली कहती है कि हाँ तुम एकदम परफेक्ट दिख रहे हो। तो फिर एमसी स्माइल करते हुए लिली को थैंक यू कहता है और फिर वहां से जाते हुए लिली से कहता है कि खैर मैं डुअल की तरफ जा रहा हूँ। तो लिली कहती है कि क्या क्या तुम सुन भी रहे थे कि मैंने अभी क्या कहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी वहां से निकल जाता है और डुअल की तरफ जाने लगता है। तभी एमसी के सामने ताकाकुरा खड़ा होता है। तो एमसी ताकाकुरा के पास चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां पर लिली आ जाती है जिस वजह से ताकाकुरा वहां से चला जाता है। तो लिली शौक होते हुए कहती है कि माफ करना, लेकिन वो तभी सीन कट होता है और हम डुअल के एरेना को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। और तभी हम सियोन को भी देखते हैं जो एक जगह से उस एरेना को देख रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि S4 हमारे एकेडमी में सबसे बेस्ट है। तभी सियोन भी एरेना की तरफ बढ़ने लगता है तो वहाँ पे प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि उसे तुरंत ही खत्म कर दो। तो एमसी भी एरेना के पास पहुंच जाता है और लिली एमसी को देखकर थोड़ा शौक होती है। तभी हम मिजुहारा को देखते हैं जो एमसी को देखते हुए स्माइल कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि सियोन और एमसी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो सियोन एमसी से कहता है कि फैक्ट ये है कि तुम बिना भागे यहाँ पे आए हो, मतलब कि तुम इसके वर्थी हो। तो एमसी कहता है थैंक यू वेरी मच। तो फिर सियोन एमसी से कहता है कि वैसे तुम वास्तव में कौन हो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर एमसी थोड़ा शौक होता है और सोचने लगता है कि क्या उसने महसूस किया कि मैं रेनकार्नेटेड पर्सन हूँ। सियोन कहता है कि किरियो और ताकाकुरा ये सच है कि तुमने उन दोनों को हराया है। मैं उसे बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहा हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, इसीलिए मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ आखिर तुम कौन हो। और ये कहते हुए सियोन अपना किलिंग इंटेंट भी रिलीज कर रहा होता है जिस वजह से अरेना में प्रेजेंट सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी फुल एटीट्यूड में खड़ा होता है और कहता है कि मैं सीओ बना हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। सियोन एमसी को देखते हुए सोच रहा होता है कि उसने मेरे बैटल ओरा को फेस करने के बाद भी जरा सा भी नहीं लड़खड़ाया, मतलब कि वो। फिर सियोन स्माइल करने लगता है और कहता है कि ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें कंप नहीं आंकूंगा, मैं अपनी पूरी पावर के साथ तुम्हारा सामना करूंगा और मैं तुम्हें पूरी ताकत के साथ कुचल दूंगा। और ये कहते हुए सियोन अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी भी स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा था, अपने आप को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के मैच का जो रेफरी होता है वो मैच को स्टार्ट करने ही वाला होता है। तभी सियोन कहता है रुक जाओ, और फिर सियोन एमसी से कहता है कि जबकि मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें कुचलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी तुम पर दया कर सकता हूँ। ये मेरी महान फुकाता फैमिली के होनर के लिए है। अगर तुम अभी अपना विथड्रॉल लेटर सबमिट करते हो तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा। मैं इस डुअल में डिफॉल्ट तौर पर हारने के लिए तैयार हूँ, इस तरह से तुम चोट लगने से बच सकते हो। हालांकि मैं यहाँ पे जमा हुए स्टूडेंट से माफी चाहता हूँ, तो तुम क्या कहते हो। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी कुछ सोच रहा होता है। तो फिर एमसी रेफरी से पूछता है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ये मैच जीत जाऊँ तो फिर मेरी रैंकिंग कितनी बढ़ जाएगी। तो फिर रेफरी बताता है कि सियोन S रैंक के फर्स्ट में है और एमसी F रैंक के 1200 पोजीशन में है, और अगर एमसी सियोन से जीत जाता है तो एमसी का रैंक A हो जाएगा। तो एमसी भी उस बात को सुन के थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है। फिर एमसी कहता है कि फेडरेशन चेयरमैन फुकादा, अगर तुम मेरी रैंकिंग को अभी बढ़ा दोगे तो फिर मैं डिफॉल्ट तौर पर तुमसे हारने के लिए तैयार हूँ, इससे तुम चोट लगने से बच सकते हो। फिर एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पर जमा हुए स्टूडेंट से माफी मांगना चाहता
चाहता हूँ। तो एमसी ने भी अपने फुल एटीट्यूड के साथ सियोन का जवाब दे दिया है। तभी हम सियोन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही साथ ये सुनकर बाकी अरेना के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लिली को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एमसी ने सचमुच में ऐसा कह दिया। तो फिर हम सियोन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि बहुत टाइम हो गया है जबकि मैंने देखा है कि कोई पर्सन अपने औकात को भूल गया है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, भले ही तुम मेरे सामने रो या भीख मांगो, मैं तुम्हें बुरी तरह से हरा दूंगा। तो एमसी कहता है कि हाँ प्लीज आगे बढ़ो। तो फिर सियोन रेफरी से कहता है कि है चलो डुअल को स्टार्ट करो। तो फिर रेफरी भी उस डुअल को स्टार्ट कर देता है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोचने लगता है कि ये सियोन का रेनकार्नेशन है, अगर मैं पीछे हटूंगा तो फिर मैं हार सकता हूँ, मुझे शुरू से ही एंशिएंट मैजिक के फुल पावर को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी एक मैजिकल सर्कल कास्ट कर देता है। तो हम एरेना में प्रेजेंट स्टूडेंट्स को देखते हैं, वो लोग एमसी के मैजिक सर्कल को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किस तरह का मैजिकल सर्कल का डिजाइन है, मैंने आज से पहले इस तरह का कुछ भी कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि मॉडर्न मैजिक के लाइब्रेरी में भी इस तरह का मैजिकल सर्कल नहीं है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि एक माना बुलेट को रेडी कर लेता है और वो सियोन की तरफ शूट कर देता है। तभी हम सियोन को देखते हैं जो कि सरफेस पर अपना पैर मारता है जिससे कि सियोन के सामने वही ऑरिकैल्कम का क्रिस्टल का एक होलोग्राम आ जाता है। तो फिर एमसी उसे देखकर सोच रहा होता है कि ऑटो इंटरसेप्ट अर्थ एट्रीब्यूट, तो क्या उसने पहले ही पूरे एरेना में मैजिक से भरे रेत भर दी है, बिल्कुल चालाक किंग सियोन की तरह। तो हम सियोन को देखते हैं, वो बहुत शांत होता है और कहता है कि जैसा कि सब कहते हैं तुम अननोन मैजिक करते हुए दिखे हो, लेकिन ये मुझ पर काम नहीं करेगा, मैं इसे एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसे कुछ अलग फील होता है। तो फिर एमसी सियोन की स्वॉर्ड को देखकर सोचने लगता है कि ये वेपन तो फिजिकल ब्लेड और स्मार्ट रोड दोनों की तरफ पे सर्व करता है। तो हम सियोन को देखते हैं जो अपने अटैक को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है। तो एमसी सोचता है कि क्या उसने बैटल ओरा के साथ अर्थ एट्रीब्यूट बैरियर मैजिक को मिला दिया है, इसे एक एब्सोल्यूट स्पेस कहा जा सकता है। और फिर एमसी सोचने लगता है कि अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो उसे तुरंत ही रोक लिया जाएगा और तुरंत ही उस पर्सन पर सियोन के द्वारा काउंटर अटैक कर दिया जाएगा। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करने लगता है और कहता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैं ही वो पहला पर्सन बनूंगा जिसने सियोन के एब्सोल्यूट स्पेस को तोड़ा है। तो फिर सियोन कहता है कि हमारी प्रेस्टिजियस एकेडमी में एक रेगुलर म्यूटेशन हो रहा है जो कि हमारी एकेडमी के रेपुटेशन को बिगाड़ देगा, मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ। डेली अक्यूमेशन ट्रेनिंग और डिसिप्लिन स्पिरिचुअल फॉरिजिन वो है जो एक मैजिकल स्वॉर्ड मैन को जन्म देता है। तो क्या तुम्हारी तरह एक नॉन एट्रीब्यूट पर्सन मेरे स्वॉर्ड को रोक पाएगा? तो हम देखते हैं कि एरेना में जितनी भी लड़कियां होती है वो सभी सियोन को चेयर करने लगती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि अपने एक ही हिट से उसको फिनिश कर दो। तभी एमसी के नीचे वाला फ्लोर कीचड़ में बदलने लगता है। तो फिर एमसी थोड़ा शौक होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी का जो नीचे का फ्लोर होता है उसमें से कीचड़ के दो हाथ निकलते हैं और एमसी के पैरों को पकड़ लेते हैं। एमसी शौक होते हुए सोचता है कि एक मैजिक सिग्नेशन टाइप का सिस्टम, तो उसने मेरी एविएशन को सील कर दिया। तभी हम सियोन को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड लेकर पूरा रेडी होता है एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर सियोन एमसी के ऊपर एक अटैक करता है जिसका नाम फाकुदा स्टाइल सीक्रेट आर्ट नाकोमी का जो कुजान होता है। तो हम मिजुहारा को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहती है कि ये अटैक अर्थ के सबसे हार्डेस्ट मेटल को भी काट सकता है, तो अब तुम क्या करोगे? तभी हम एमसी को देखते हैं जो एक ही जगह पे फंस गया है और उसके तरफ बहुत सारे स्लैशेस आ रहे होते हैं। तो फिर एमसी अपने टाई को खोलते हुए कहता है, मैंने इसे अच्छी तरह से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि एमसी अपने टाई को फेंक देता है और एंशिएंट मैजिक हार्डनिंग मैजिक मैगी मेटलाइज का इस्तेमाल करता है जिससे कि एमसी के हाथ में एक मैजिक का स्वॉर्ड आ जाता है। और फिर एमसी उस मैजिक स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है जिससे कि एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और वो सर्कल देखकर सियोन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और साथ ही साथ एरेना में सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स कहते हैं उसने अपनी टाई से वार रोक दिया, चेयरमैन की स्वॉर्ड तो काटने के लिए स्पेशलाइज थी। तो और एक बंदा कहता है कि ये तो लाइब्रेरी में भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के स्लैशेस आपस में टकराते हैं और कैंसल आउट हो जाते हैं। और फिर एमसी और एक मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम एंशिएंट मैजिक वेनिसिंग मैजिक पार्टिकल वैली है। और इस मैजिक से एमसी उस कीचड़ के हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसने कि एमसी को एक ही जगह पे रोक रखा था। और तभी सियोन देखता है कि सियोन के सामने से एमसी गायब हो जाता है। तो सियोन बहुत ज्यादा अकबका जाता है और डरते हुए कहता है कि क्या हो रहा है, वो तो वेनिश हो गया। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि अब तो काउंटर अटैक करने का टाइम हो गया है।
तो गाइस इस सीरीज के लेटेस्ट चैप्टर यहीं तक थे। तो मैंने सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे ही न्यू चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए जिसे भी वीडियो अच्छी लग रही है वो लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।